क्या आप लोगों को एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? मुस्कान खान, आकिब खान, इन बच्चों ने रिप्लाई किया है अभी तक। बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर रहे हैं फटाफट। तो उनको आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है गुलाम अली। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे डिप्टी नजीर अहमद। ठीक। और डिप्टी नजीर अहमद ने कितने नॉवेल लिखे? डिप्टी नजीर अहमद ने कितने नॉवेल लिखे? 7 लिखे। पहले नॉवेल का क्या नाम था? पहले नॉवेल का क्या नाम था उनके? हाँ, मिरातुल उरूज। ठीक है। और आखिरी नॉवेल का क्या नाम था? आखिरी नॉवेल का क्या नाम था? रूए शादी का, बिल्कुल। और सबसे मशहूर नॉवेल का क्या नाम था? सबसे मशहूर नॉवेल का क्या नाम था उनके? बिल्कुल। नॉवेल तौबतन नसूह। तौबतन नसूह कब लिखा गया? तौबतन नसूह कब लिखा गया? बिल्कुल। आंसर हो जाएगा 1874 में लिखा गया तौबतन नसूह। और तौबतन नसूह में कितनी मंजिल है? ये कितने अबवाब है? कोई बच्चा बता सकता है? नॉवेल तौबतन नसूह में कितने नॉवेल में कितने मंजिल है? बिल्कुल। आंसर हो जाएगा 12 अबवाब है और 12 मंजिल है, जिसको पेश करने के लिए इसमें जो है वो किरदार है। और ये जो नॉवेल है तौबतन नसूह, कोई बच्चा बता सकता है ये कैसा नॉवेल है? नॉवेल तौबतन नसूह कैसा नॉवेल है? बिल्कुल। आंसर हो जाएगा ये इस्लाही नॉवेल है। इस नॉवेल में यानी कि तौबतन नसूह में कौन सी बीमारी का जिक्र है? नॉवेल तौबतन नसूह में कौन सी बीमारी का जिक्र है? और वो बीमारी किस शहर में फैलती है सबसे ज्यादा? बिल्कुल। तो याद रख लेना, बीमारी फैलती है हैजा। और कहाँ पर फैलती है? दिल्ली शहर में फैलती है। और इस दिल्ली शहर में जो है वो बहुत सारे क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें रहते हैं। लेकिन जो इसके किरदार हैं वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्टी नजीर अहमद के हवाले से, तौबतन नसूह के हवाले से। जो इसका मेन किरदार है वो है हमारा नसूह। ये जो नाम है कहाँ से लिया गया है? कुरान से लिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बता देना कि नसूह जो है वो कुरान से नाम लिया गया है। और नसूह जो है वो क्या है? इसका मेन किरदार है, जिसमें उसका साथ निभाती है कौन? उसकी बीवी, यानी कि उसकी बेगम, जिसका नाम क्या होता है? फहमीदा होता है। क्या होता है? फहमीदा उसकी बीवी का नाम होता है, नसूह की बीवी का। इसके बाद इनकी औलाद आती है। इनकी औलाद में 5 औलाद होती है नसूह की, जिसमें इनके 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। 3 बेटे इस तरह से होते हैं। पहला बेटा होता है कलीम, दूसरा बेटा होता है अलीम, और तीसरा बेटा होता है सलीम। ऐसे ही आपको जो है वो जमानी तरतीब से याद रखने हैं। इसी के साथ साथ आपको पता है मीर अनीस के भी 3 बेटे थे, आपको मरसिया में जब मैंने आपको पढ़ाया था। कोई बच्चा बता सकता है मीर अनीस के 3 बेटों के नाम क्या है? इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे।
नफीस, सलीश, एक बेटा और है। रईस नहीं है बेटा, जलीस है। नफीस, सलीस और जलीस, ये तीन बेटे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बता सकता है ये जो तौबतन नसूह में तीन किरदार हैं, कलीम, अलीम और सलीम, इसमें शतरंज का माहिर कौन होता है? शतरंज का माहिर कौन होता है? बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा कलीम शतरंज का माहिर होता है, और वो चौसर भी खेलता है। चौसर का मतलब एक तरीके से जुआ भी होता है। ठीक है, और यहीं पर पूछा जाता है कि कलीम का दोस्त कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, और वो है मिर्जा जाहिरदार बेग। मिर्जा जाहिरदार बेग क्या है? इसका किरदार का दोस्त होता है कलीम का। इसके बाद दो बेटियां होती हैं, तौबतन नसूह की और फहमिदा की, जिसमें बड़ी बेटी का नाम होता है नईमा, और उसके बाद जो है वो उसकी छोटी बेटी का नाम होता है हमीदा। ठीक है, हमीदा। और इन दोनों में से नईमा की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है सालिहा। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं नईमा की दोस्त होती है, जैसे कलीम की दोस्त होता है मिर्जा जाहिरदार, उसी तरीके से नईमा का भी दोस्त होता है या सहेली होती है जिसका नाम होता है सहेली। और ये जो नईमा है, ये क्या उड़ाती है? नमाज का मजाक उड़ाती है। और ये नमाज को क्या कहती है नईमा? नईमा जो है, जब इसकी माँ इसे समझाती है फहमिदा को, फहमिदा, तो ये क्या कहती है नईमा? हाँ, ये नमाज को कहती है ये नमाज तो सिर्फ एक उठक बैठक है। उठक बैठक है, ये याद रख लेना, एग्जाम में सवाल आता है कि किस नोवेल में नमाज को उठक बैठक कहा है। किसने कहा है? तो कह सकते हैं आप लोग फहमीदा और नसू की बेटी ने कहा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नईमा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कुछ इनके नोवेल के किरदार हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के हवाले से। किसी और के याद रखो या ना रखो, लेकिन तौबतन नसूह के जरूर याद रखना। इसके अलावा मिरातुल उरूज के मैंने आपको बताए थे, क्योंकि वो पहला है, तो इसके भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके चांसेस कम है, लेकिन इसके आप लोग दो ही किरदार याद रख लेना, एक है अकबरी और एक है हमारा असगरी। अकबरी और असगरी, ये दोनों नाम जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्होंने अपनी बेटियों को जहेज में दिया था, इसलिए ये जो है वो अहम है इनका नॉवेल, जिसका नाम क्या है? मिरातुल उरूज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और तसनीफें और किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें से एक दो मैं जो है वो आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने आपको लिखवा दी थी, और वो है इनके ताजराते हैं। इसके बाद लिख लीजिएगा उम्महातुल उम्मा। उम्महातुल उम्मा, ये भी क्या है, बहुत अहम किताब है। उम्महातुल उम्मा किसकी किताब है? ये डिप्टी नजीर अहमद की क्या है किताब है। चलिए, तो ये पूरी हुई उनकी क्या, अदबी खिदमत। इससे ज्यादा अदबी खिदमत में जो है वो इनसे नहीं पूछा जाता। अब बात कर लेते हैं इनकी छोटी सी हालात जिंदगी की। डिप्टी नजीर अहमद की हालात जिंदगी कैसे रही और कब कब रही। ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी है बहुत अहम है। तो नाम है इनका नजीर अहमद। नाम है इनका नजीर अहमद, और विलादत यानी कि पैदाइश हुई है इनकी
1830 में। कहाँ पर? बिजनौर में। और बिजनौर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के यूपी के इलाके में पड़ता है बिजनौर। इसके बाद वफात, इनकी वफात होती है 1913, 1930 में। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर पैदाइश होती है? बिजनौर में। और वफात होती है 1913, दिल्ली में। इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम सादत अली खान। सादत अली खान। इनके वालिद का नाम सादत अली खान। और इनके उस्ताद का नाम, बहुत सारे उस्ताद हैं इनके, डिप्टी नजीर अहमद के। ठीक है। जिसमें इनके दरसी उस्ताद आते हैं मौलवी अब्दुल खालिक। ये क्या है? इनके दरसी उस्ताद हैं, जिससे इन्होंने क्या सीखी, जिससे इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल करी, मौलवी अब्दुल खालिक ने। और मौलवी अब्दुल खालिक की पोती, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से क्या हुआ था? इनका निकाह हुआ था, यानी कि शादी हुई थी। शादी भी क्या थी? एक तरीके से कह सकते हैं लव मैरिज थी। ठीक। किस्सा पता है सभी को इनका? मौलवी अब्दुल खालिक की पोती और डिप्टी नजीर अहमद की लव मैरिज कैसे हुई? किसी को भी नहीं पता? नेहा को पता है बस, एक बच्चे को। तो सुनना चाहोगे या नहीं? एग्जाम में तो आता नहीं है। कितने बच्चे सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ सर, सुना दीजिए। वैसे भी जल्दी जल्दी क्या आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, 14 फरवरी आ रही है भागी भागी। क्या पता हमारी भी कोई लव मैरिज बन जाए, वो लव लाइफ बन जाए। एंट्रेंस क्या है, इस साल ही निकलेगा, अगले साल निकाल लेंगे। क्या ही जा रहा है, कोई हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, या एंट्रेंस भागा जा रहा है। ये जरूर है, पहले तो एग्जाम तो 14 मार्च को होगा। ठीक है। लेकिन ये तो 14 मार्च की करनी है ना, पहले तैयारी करते हैं अच्छे से एकदम। चल, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। क्या होता है, अदब से जो है वो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज। ठीक है। चलो फिर, जो इनकी पोती थी मौलवी अब्दुल खालिक की, जो है वो डिप्टी नजीर अहमद को क्या थी, पसंद थी। जो मौलवी अब्दुल खालिक थे, उनके बेटे थे, मौलवी अब्दुल खालिक के बेटे, जिनका नाम था मौलवी अब्दुल कादिर। मौलवी अब्दुल कादिर, ये क्या थे? दादा थे। ये कौन थे? बाप थे। किसके? अब्दुल कादिर की बेटी थी, जिसका नाम था सोफियतुन्निसा। यह वो डिप्टी नजीर अहमद के उस्ताद थे, दरसी उस्ताद थे। दरसी से मतलब होता है जो मकतब में दिया जाता है दर्स, या जो मदरसों में दिया जाता है। तो उसमें जो है ये दर्स दिया करते थे, दिल्ली में ही। आपको पता होगा दिल्ली में एक जगह है, अब तो खैर वो जगह का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन उस जमाने में क्या था, उस जमाने में वो, आज के जमाने में बात की जाए तो वो थी दरियागंज के आसपास। ठीक है। दरियागंज के आसपास के इलाके। नहीं बेटा, वो कहाँ से आ गए? ठीक है। तो दरियागंज आ गए। ठीक है। तो दरियागंज में जब हम बात करते हैं, तो आज दरियागंज में ही क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है। डॉक्टर
ذاکر حسین کالج ہے، جس میں آپ کا اگر آپ یو جی کے طالب علم ہیں یا آپ پی جی کے طالب علم ہیں تو آپ سی یو ٹی سے اسی کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ دلی کالج کا یہی کالج جو ہے اردو کے لیے مشہور ہے، ویسے کروڑی مل میں بھی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کروڑی مل میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کالج اور ہے، سینٹ اسٹیفن، سینٹ اسٹیفن کالج، ٹھیک ہے، اس میں دہلی یونیورسٹی کے جو کالج ہیں اس میں اردو ہے، ٹھیک ہے۔ اردو تو کالج میں ہے، لیکن جو آپ کی کلاسز چلتی ہیں، جو آپ کی کلاسز لگیں گی وہ لگتی ہیں سیدھا کیمپس میں، اسکول میں نہیں لگتی، وہ کالج میں نہیں لگتی، کیمپس میں لگتی ہے، اور کیمپس بھی دو ہیں، ایک ساؤتھ کیمپس ہے اور ایک نارتھ کیمپس ہے۔ تو آپ کی جو کلاس لگے گی سارے کی ساری وہ نارتھ کیمپس کے گیٹ میں لگے گی، نارتھ کیمپس میں لگے گی، سوری، نارتھ کیمپس کے ڈپارٹمنٹ میں لگے گی، ٹھیک ہے۔ جہاں پر کون ہے، ایک میڈم ہے، نام یاد نہیں آ رہا بھی ان کا، بڑی اچھی میڈم ہے وہاں پر، ایم سے کر کے نام ہے ان کا، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اور ایک ہے عباد سر، جو ابھی ابھی کیا بنے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے ہیں، عباد سر۔ اس کے علاوہ انجمن آرا میڈم ہے، بہت اچھا پڑھاتی ہیں انجمن آرا میڈم، بہت شاندار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو ٹیچر اور ہیں جو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کی جتنی بھی کلاسز ہوں گی ایم اے اردو کی یا یو جی اردو کی، وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوگی۔ ایڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے جب آپ فارم بھریں گے کاؤنسلنگ کا، ڈی یو کا، تو اس میں پوچھے گا آپ پہلی چوائس کون سی رکھنا چاہتے ہیں، کروڑی مل رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ ڈپارٹمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ڈپارٹمنٹ کا ہی چوز کیجیے گا، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کو ہی چوز کیجیے گا جب آپ لوگ اپنی پریفرنس بھریں۔ یہ کب ہوتا ہے، جب سی یو ٹی ایگزام کریک ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا، جب آپ سے یونیورسٹی اپنا فارم بھرواتی ہے میرٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ ڈی یو جو ہے وہ تھوڑا سا کوسٹلی پڑ جاتا ہے، تھوڑا مہنگا ہے ڈی یو باقی کالج سے، لیکن پڑھائی اچھی بھی ہے۔ سب سے زیادہ ڈی یو میں ہی نکلتی ہے پی ایچ ڈی کی سیٹیں، ٹھیک، سب سے زیادہ ڈی یو میں ہی نکلتی ہیں پی ایچ ڈی کی سیٹیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اگر اپنا آنے والا وقت جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں تو ڈی یو جو ہے وہ اچھا کالج ہے، اور اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کلچر ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ مشترکہ ہے۔ مشترکے سے مراد ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو اچھے سے اچھا پہننے کو مل سکتا ہے، اچھے سے اچھے لوگ ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو کلچر ہے وہ بھی ڈیوائڈ ہے، کوئی آپ کو وہاں پر با حجاب ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو بے حجاب ملے گا، کوئی آپ کو وہاں پہ ڈینم کی شرٹ پہنتا ہوا دکھائی دے گا، اور کوئی وہاں پر آپ کو کرتا پاجامہ پہنتے ہوئے دکھ جائے گا، لیکن منع ہی کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس میں دو مجھے خامیاں لگتی ہیں ڈی یو میں، پہلی تو یہ کہ وہ بہت کوسٹلی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ عام آدمی کے بچوں کے لیے تھوڑا سا کوسٹلی ہے۔ فور ایگزامپل مان کے چلیے، ہاں، غلام علی جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے، بےچارا یہ پڑھنا لکھا مدرسے سے ہے، اب جب ایک دم سے ہی وہ دوسری جگہ جائے گا وہاں تو دیکھے گا نہ تو وہاں کوئی کرتا پاجامہ پہنتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ ہی وہاں پر کوئی ٹوپی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہاں کوئی داڑھی رکھتا ہے یا بیئرڈ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر رکھتا بھی ہے تو وہ بہت فیشنیبل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، فیشنیبل رکھتا ہے، نہ وہاں کسی کو دین کا پتہ، نہ ہی وہ کوئی دنیا کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے، وہ تو صرف اور صرف کیا کرنے آیا ہے، ایک طریقے سے عیاشی کرنے آیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہی دیکھتا ہے ایڈمیشن ہونے کے بعد کہ کون سی لڑکی زیادہ اچھی خوبصورت ہے، کوئی بھی لڑکا ہو، سب سے پہلے تو یہی دیکھتا ہے کہ بھئی 2-3 سال گزارنے ہیں کالج میں، کوئی اچھا سا دوست ڈھونڈ لیتا ہوں
या कोई अच्छी सी दोस्त ढूंढ लेती है। ठीक है, मेरे रिचार्ज का तो काम हो ही जाएगा कम से कम। चलो रिचार्ज का भी ना हो, क्योंकि वाईफाई पूरे कैंपस में लगा हुआ है, तो उससे काम चल जाएगा। पीजी में हो तो भी वाईफाई मिलेगा, लेकिन मेकअप का सामान तो खरीदना पड़ेगा ना। चलो मेकअप नहीं करते, बाहिजाब रहते हैं, कम से कम पेट के लिए मोमोज तो लाएगा, कुछ ना लाएगा तो कम से कम मोमोज तो खिला ही देगा। क्योंकि दिल्ली में तो मोमोज ही ज्यादा मिलते हैं, साउथ और नॉर्थ कैंपस में आधा ही बिजनेस का चलता है मोमोज का। और लड़कियां तो बिल्कुल जान छिड़कती हैं, पहले पानी पूरी पे थी, उसका अपडेट वर्जन आ गया है मोमोज का। क्योंकि गांव की लड़कियों को तो मिलता नहीं है ज्यादा शहर का खाना, वो तो बेचारी वही दाल रोटी, ज्यादा से ज्यादा कुछ और एक्साइटेड कर लिया तो कुछ घर में अच्छी सी डिश बना ली। लेकिन कुछ जब नए नए शहर में आते हैं, दिल्ली की हवा लगती है, तो बस उसमें उड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही परी होती है, पापा की परी। तो इस वजह से क्या होता है, उनको उड़ती हैं, फिर बहुत दूर निकल जाने के बाद उन्हें एहसास होता है, ओ मैं तो यहाँ पढ़ने आई थी। परी नहीं, मगरमच्छ भी बड़े वैसे होते हैं। जब साल खत्म को होने को होता है, उन्हें लगता है कि अब क्या करें, जिसको मोमोज खिलाए थे वो तो किसी और की हो गई, अब हम क्या करें। अब घर वालों को तो जवाब देना है, ना तो नेट निकला है, ना ही जेआरएफ हुआ है, पीएचडी में कैसे इनरोल हो। चलो फिर कहीं ना कहीं एक छोटे से कॉल सेंटर में या एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लेते हैं, 10-12 हजार रुपए घर वालों को भेजते रहेंगे कि जॉब लग गई है। ठीक है। हाँ हाँ, मिलता सबके यहाँ है, लेकिन खर्च किसका करवाना है, खर्च भी तो करने वाला होना चाहिए। मिलने को तो क्या है, ऑनलाइन में सब आ जाता है घर पे बैठे बैठे, लेकिन मंगाने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए ना। पैसे के लिए चाहिए एटीएम, और एटीएम जो है वो अभी मेहनत कर रहा है बेचारा, गुलाम अली हमारा। ये तो पहले से ही गुलाम है, पता नहीं किसका, नाम ही गुलाम है इसका तो। ठीक है, चलिए खैर, तो लव स्टोरी पे वापस आ जाते हैं, डिप्टी नजीर अहमद की और सोफियतुन्निसा की। तो मौलवी अब्दुल खालिक जो है वो दिल्ली में थे, तो उनका क्या था, वो मदरसे में पढ़ाते थे। तो डिप्टी नजीर अहमद को जो है वो खाना लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, कि आप जो है वो खाना लाया करें घर में जाके। तो वहीं पर अब्दुल कादिर थे, जो उनके बेटे थे, तो उनसे उनके वहां पर जो है वो खाना मंगवाया जाता था। तो ये जो सोफियतुन्निसा थी, ये खाना तो देती थी, लेकिन खाना खाने से पहले, यानी कि खाना देने से पहले, उनसे जो है वो क्या करवाती थी, काम करवाती थी। काम क्या था, मसाले पिसवाने का। काम क्या था, मसाले पिसवाने का काम था उनका। और मसाले भी कितने, कम से कम 1.5 शेर, कम से कम 1.5 शेर। ठीक है, 1.5 शेर का मतलब होता है तकरीबन 1 किलो के आसपास या 1.5 किलो के आसपास। ठीक है, मसाले। और ऐसे नहीं मिक्सचर में पिसवा देते, आजकल तो मिक्सी आती है ना, कि उसमें कुछ सामान डाला, ऊपर से ढक्कन बंद किया और घूम घूम घुमा दिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई पुराना बच्चा होगा तो उसे पता होगा कि मसाले किस पर पिसते हैं, सिल पर पिसते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सिलबट्टा। ठीक है, सिलबट्टा। कुछ ज्यादा मसाले होते हैं, जैसे दुकान वाले होते हैं, वो मशीन पर पिसवाते हैं, लेकिन घर के लिए जो है वो क्या होते हैं, मसाले पिसवाते हैं सिलबट्टे पे। ठीक है, हाँ। तो सिलबट्टे पे जो है खास तौर पे या तो कोई चटनी पीसी जाती है, या प्याज या हरी मिर्च, क्योंकि पहले जमाने में जो है वो मशीनें नहीं थी। तो सिलबट्टे से ही क्या हुई, उनकी कहानी शुरू हुई। अब खाना लेना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन सोफियतुन्निसा क्या थी,
उनसे काम करवाया करती थी, क्योंकि फ्री में जो है वो कुछ नहीं देती थी। तो उसको पीसने में जो है वो उन्हें काफी वक्त लगता, और वक्त के साथ साथ क्या होते, वो बहुत थक जाते थे, क्योंकि सिल पे मसाला पीसना या चटनी पीसना कोई जो है वो मजाक काम नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ टेस्ट भी बहुत आता है। आप लोग एक प्याज को ही पीसेंगे ना, तो आपकी अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी। तो पहले की चीजें क्या थी, पहले में जो है वो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती थी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंसान करता था। आज क्या है, सहूलियत ही ऐसी है कि लोगों के पास टाइम की कमी है, और वो बस काम से बचना चाहते हैं, या कुछ लोग बचना नहीं चाहते, लेकिन चीजें अवेलेबल नहीं होती, टाइम ज्यादा लगता है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन गांव देहात में अभी भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो जब वो डिप्टी नजीर अहमद काम करते करते थक जाते थे, तो ये जो उनकी बीवी थी, उनके हाथों पर, यानी कि उल्टी तरफ क्या मारती थी, बट्टा मारते थे, और इतनी मारते थे कि उसमें से क्या हो जाता था, खून निकल जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो बस यही बात हुई डिप्टी नजीर अहमद में और सौफियतुन्निसा में। भले ही कितनी लड़ाई हो, लेकिन डिप्टी नजीर अहमद को वो पसंद थी, और पसंद भी होगी, क्यों नहीं। क्योंकि जो मर्द होता है वो अपनी पसंदीदा औरत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो वो उसी कैटेगरी में आ रहे थे। तो बस उनको जो है वो पसंद आ गई, और पसंद आने के बाद जो है वो उन्होंने घर वालों की खिलाफ, यानी कि घर वालों के अंगेंस्ट जाके जो है वो उनसे शादी कर ली, अब्दुल कादिर के बेटे सौफियतुन्निसा से। और इसके साथ जो है वो क्या हुआ, दोनों जो है वो आपस में साथ रहते थे। इस तरीके से क्या हुआ, उनकी शादी हुई। हालांकि डिप्टी नजीर अहमद की दो शादियां हुई हैं, एक उन्होंने अपनी मर्जी से की है, और एक उन्होंने जो है वो अपने घर वालों की मर्जी से की है, खास तौर पे अपने वालदा के कहने पर। ये तो हुई उनकी लव लाइफ। इसके बाद इनकी स्ट्रगल लाइफ। अब ये सोफियतुन्निसा से मसाले पिसवा कर खाना लेके जा रहे थे एक मर्तबा, क्योंकि दरियागंज इस तरह से जाता है, यहाँ यहाँ पे चौराया आ जाता है, और यहाँ पे जाके जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है, और यहाँ पे आगे जाके जो है वो इनका मदरसा पड़ता था डिप्टी नजीर अहमद का। तो दरियागंज से खाना लेके पैदल यहाँ पर जा रहे थे एक बार, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में, जो उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था, उस जमाने में ना जाना जाता था दिल्ली कॉलेज के नाम से, या दहली कॉलेज के नाम से। ठीक है, दहली कॉलेज का जो इब्तिदाई नाम है, दहली कॉलेज का जो इब्तिदाई नाम है, वो है मदरसा गाजिउद्दीन। क्या नाम है, मदरसा गाजिउद्दीन। ये पहले मदरसा था 1799 में, 1799 में ये मदरसा था, मदरसा गाजिउद्दीन का। इस पर जो है वो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली, और इस मदरसे को बंद करके 1825 में इसको जो है वो एक नाम दिया गया, और नाम रखा गया दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज अब जब आप ये क्लास देख रहे हैं 2025 में, इसी दिल्ली कॉलेज का नाम रख दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। ये जो मदरसा था, ये पढ़ाता था सिर्फ और सिर्फ 12th तक को। अब 12th से आगे की पढ़ाई जो किसमें हुई, वो हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में। अब ये जो 12th वाला स्कूल है, ये आज भी है दिल्ली में ही, और यहाँ पर जाकिर हुसैन के बिल्कुल जस्ट सामने ही एक सड़क जा रही है, उसी पर ये मदरसा या ये स्कूल जो है वो आज भी है, जिसको हम लोग जानते हैं एंग्लो अरबिक इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज, आज भी है। तो ये जो एंग्लो अरबिक इंटर कॉलेज है, ये असल में क्या है, दिल्ली कॉलेज है। लेकिन जब हम लोग आज़ाद हुए, तो हमने इस कॉलेज को, ये स्कूल को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद इसकी नई बिल्डिंग बनाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे ही
دلی کالج میں وہ کھانا لے کر جا رہے تھے ڈپٹی نذیر احمد راستے سے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہجوم تھا، بھیڑ تھی، وہاں پر جو ہے وہ کسی کا ویلکم کیا جا رہا تھا دلی کالج میں، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دلی کالج کے کوئی پرنسپل آ رہے تھے وہاں پر ایک پروگرام میں شرکت کرنے، تو بچے میں تو ہوتا ہی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کی کہ کیوں بھیڑ لگی ہے، کیا ہو رہا ہے، بھلے ہی اس کے کام کی ہو یا نہ ہو۔ تو وہاں پر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ بھیڑ آئی اور جیسے ہی وہ چیف گیسٹ اپنی کار سے اترے، تو بھیڑ میں کیا ہو گئی، ایک ہلچل مچ گئی، اور اس ہلچل میں کیا ہوا، جو ڈپٹی نذیر احمد تھے، کون تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، وہ اس بھگدڑ میں کیا ہو گئے، گر گئے، اور گرنے سے ان کا جو کھانا تھا وہ کیا ہو گیا، وہ بکھر گیا۔ جب کھانا بکھر گیا تو لوگوں کی نظر اس پہ پڑی، اور جو چیف گیسٹ تھے ان کی بھی نظر ان پر پڑ گئی۔ اب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پارکھی بہت ہوتے ہیں، پارکھی کا مطلب ہوتا ہے کولونائزر، اٹ مینس کہہ سکتے ہیں وہ اپنے کام کے کیا ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو چیف گیسٹ نے ڈپٹی نذیر احمد کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے نے کہا، میں طالب علم ہوں۔ تو اس گیسٹ نے پوچھا، کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ زیادہ ایکسپرٹ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس میں کالج میں داخلہ دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک انٹرنس دینا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ انٹرنس دینا ہوگا تیاری کے لیے۔ ڈپٹی نذیر احمد پکے ہو گئے اور انہوں نے کہا، ہاں میں ضرور انٹرنس دوں گا۔ تو بس اس چیف گیسٹ نے ڈپٹی نذیر احمد کو سونپا امام بخش صحابی کو، جو دلی کالج کے ایک پروفیسر تھے، امام بخش صحابی کو، اور انہوں نے ہی کیا لیا تھا، ان کی تیاری کرائی، اور انہی کے کیا لیا، انہوں نے انٹرنس لیا، اور بس انٹرنس کرنے کے بعد ہی کیا ہو گئے، یہ دلی کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہی۔ اور انہی کے ساتھ دلی کالج میں مولوی ذکا اللہ اور محمد حسین آزاد اور محمد حسین آزاد کیا بنے، ہم جماعت بنے، یعنی کہ کلاس میٹ بنے، جیسے آپ لوگ ابھی ہیں، مولوی ذکا اللہ اور محمد حسین آزاد۔ اسی میں ہی ایک نام اور آتا ہے، وہ یاد رکھ لیجیے گا، ماسٹر رام چندر۔ اگر دلی کالج سے کوئی سوال آنے والا ہوگا تو یہی آئے گا، ماسٹر رام چندر، کہ ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے ہے۔ آپشن میں دلی کالج ہوگا تو دلی کالج لگا دیجیے گا۔ ایک کوشچن آپ کا پکا ہے، موسٹ امپورٹینٹ کوشچن ہے دلی کالج سے، کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دلی کالج سے ہے، تو آنسر ہو جائے گا ماسٹر رام چندر کا۔ ماسٹر رام چندر اور امام بخش صحابی، یہ دو نام ضرور یاد رکھ لیجیے گا۔ حالانکہ امام بخش صحابی اساتذہ میں آتے ہیں، ماسٹر رام چند جو ہے وہ طالب علم میں آتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ پروموشن ہو جاتا ہے جب یہ فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایز اے اساتذہ ہی کیا کر لیا جاتا ہے، وہاں پر رکھ لیا جاتا ہے۔ کس سبجیکٹ میں ان کو مہارت تھی، تو یاد رکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اور وہ ہے ریاضی۔ کیا ہے؟ ریاضی، یعنی کہ میتھ۔ اور ڈپٹی نذیر احمد نے کیا پڑھا یہاں پر جا کے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے پڑھی تھی عربی، انہوں نے بی اے آنرس میں ایڈمیشن لیا تھا عربی میں، ڈپٹی نذیر احمد نے۔ اور جب انٹرنس کلیئر کیا تو اسی میں ان کو کیا ملی، اسکالرشپ ملی۔ کیا ملی؟ اسکالرشپ۔ کتنے روپے؟ 4 روپے مہینہ جو ہے وہ آپ کو اسکالرشپ ملی ڈپٹی نذیر احمد کو۔ اور جب وہاں سے وہ پڑھائی کر کے فارغ ہوئے، ایڈمیشن لیا انہوں نے 1845 میں، 1845 میں نذیر احمد نے داخلہ لیا، تقریباً 15 برس کی عمر میں، کیونکہ 1830 میں ان کا ایڈمیشن وہ پیدائش ہوئی، تو 15 سال، اور اتنے 15 سال میں جو ہے وہ بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے آرام سے 12ویں کے آس پاس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 1853 تک، 1853، 1853 تک یہ دلی کالج میں کیا رہے، زیر تعلیم رہے۔ اور جب یہ نکلے وہاں سے اپنا فارغ کر کے، تو ان کو جو اسکالرشپ تھی وہ ہو گئی تھی 24 روپے۔
पहले 4 रुपए थी, जो बढ़कर क्या हो गई, 24 रुपए हो गई। और बस यहीं पर इन्होंने अपने नाम के आगे लगा दिया डिप्टी नजीर। ठीक है, डिप्टी नजीर। डिप्टी का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी रहता है, जो स्कूल की निगरानी करता है या स्कूल के काम के लिए इधर से उधर जाना होता है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं डिप्टी नजीर अहमद के हवाले से। और इन्होंने जो है फिर अपनी पढ़ाई पूरी की, और इन्होंने जो है वो काम भी देखे इधर उधर, और फिर जो है ये बरतानी हुकूमत के महकमे में जाके लग गए पढ़ाई पूरी करने के बाद। और वहीं पर इनको 1897 में, 1897 में किसका खिताब मिला, शमशु उलमा का खिताब मिला। किसका खिताब मिला, शमशु उलमा का खिताब मिला। और इनको खान बहादुर का भी खिताब मिला, खान बहादुर का भी खिताब मिला डिप्टी नजीर अहमद को। और ये जब वहां पढ़ते थे तो ये इन्होंने कुरान भी हिफ्ज किया था, तो ये कुरान हाफिज भी थे, क्योंकि मौलवी अब्दुल खालिक से इन्होंने वही जो है वो सीखी थी, तालीम। तालीम सीखी थी इन्होंने। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गए, ये आपके डिप्टी नजीर अहमद जो है वो अपने मुकम्मल हो गए। इससे ज्यादा जो है वो आपको इनके हवाले से याद नहीं रखना है, डिप्टी नजीर अहमद के हवाले से। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, या कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आए। हाँ, बहुत सारे लोगों को खान बहादुर का खिताब मिला है, और बहुत सारे लोगों को शमशु उलमा का खिताब मिला है। ठीक है, एक दिन मैं आपको ऐसी पूरी एक क्लास लूंगा जिसमें किसको खान बहादुर मिले हैं, किसको मलिकुल शोरा मिला है, किसको शमशु उलमा मिला है। ठीक है, एक साथ करा दूंगा सारी चीज। ठीक है ना, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिप्टी नजीर अहमद के बाद पंडित रतन नाथ, पंडित रतन नाथ सरशार, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाम, असल नाम था इनका पंडित रतन नाथ सरशार, और तखल्लुस हुआ इनका क्या, सरशार। पैदाइश 1847, कहाँ पर हुई, लखनऊ में। और वफात हुई 1902, 9102, कहाँ पर, हैदराबाद में। पैदाइश लखनऊ में और वफात हैदराबाद में हुई। इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम, पंडित रतन नाथ सरशार के वालिद का नाम पंडित पंडित बीजनाथ, पंडित बीजनाथ। और ये क्या थे, ये कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, जो हिजरत करके कहाँ पर आए थे, लखनऊ में आए थे। किस वजह से आए थे, उसके लिए, कारोबार के लिए। और वहीं पर आकर जो है उन्होंने अपनी इख्तियार की जिंदगी, और यहीं पर जो है वो उन्होंने पूरी जिंदगी को गुजारा। और फिर उसके बाद जब इनके बेटा हुआ पंडित रतन नाथ सरशार, उसको जो है वो तालीम के लिए कहाँ पर भेजा, मदरसे में भेजा, जो उस वक्त भी जाते थे। पहले मदरसे में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो, वो मदरसे में जो है वो जाता था और तालीम हासिल करता था। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है मदरसे में दाखिला लेने के लिए कितनी उम्र का होना लाजमी होता है? सिर्फ वैसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। 7 साल? अच्छा, ओ, चलिए खैर,
کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے مذہبی لٹریچر پڑھا ہو مدرسے میں، یا مدرسے کا جو پرائمری سیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکتب، ٹھیک ہے؟ اسکول بھی دو ہوتے ہیں نا، پرائمری اور جونیئر، تو جو مدرسے کا پرائمری ہے وہ ہوتا ہے مکتب. تو مکتب میں ایڈمیشن کے لیے 4 سال 4 مہینے 4 دن، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ ہو جائے تو اسے اسکول میں ڈالنا لازمی ہو جاتا ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن، ٹھیک ہے. اور اس کو جب یہ بچہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں بسم اللہ رسم. کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ رسم. جب بچے کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سکھائی جاتی ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن ہونا ضروری. تو اسی میں جو ہے وہ پنڈت رتن ناتھ سرسار کو جو ہے وہ مدرسے میں بھیجا گیا، جہاں پر انہوں نے عربی اور فارسی کی جو ہے وہ تعلیم مکمل کی. فارسی اور عربی کی تعلیم کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اخبار ہے اس میں کیا کر لی، نوکری کر لی. اور اس اخبار کا نام آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اس اخبار کا نام ہے اودھ پنچ، ٹھیک ہے. اودھ پنچ اخبار میں کیا کر لی انہوں نے، نوکری کر لی. جس کے کون تھے مدیر؟ پہلے مدیر تھے اس کے منشی سجاد حسین. منشی سجاد حسین کیا تھے؟ اس کے مدیر تھے، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے کام کیا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان سے کچھ بات بنی نہیں. منشی سجاد حسین سے پنڈت رتن ناتھ سرسار کی جو ہے وہ بات نہیں بنی. اسی لیے اس اخبار کو چھوڑ کے وہ جا کے لگ گئے کس سے؟ اودھ اخبار سے، ٹھیک. اودھ پنچ کو چھوڑ کے اودھ اخبار سے جڑ گئے. جس کے مدیر یا جس کے ایڈیٹر کون تھے؟ وہ تھے منشی نول کشور. منشی نول کشور ان سے جا کے وابستہ ہو گئے. کب؟ 1878 میں، 1878 میں. منشی نول کشور کس کے تھے؟ اودھ اخبار کے. اور پھر بعد میں منشی نول کشور نے ہی پنڈت رتن ناتھ سرسار کو اس کا کیا بنا دیا؟ مدیر بنا دیا اودھ اخبار. اور اودھ اخبار میں ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک پہلا مضمون لکھنا شروع کیا جس کا نام تھا ظرافت، ٹھیک. ظرافت پنڈت رتن ناتھ سرسار کا پہلا عنوان تھا جو انہوں نے اودھ اخبار میں نکالا. کب سے نکالا؟ 1878 میں، 1878 میں. اودھ اخبار جو کب تک نکلا؟ 2 سال تک نکلا، یعنی کہ 1880 تک یہ ظرافت مضمون لکھتے رہے. اور جب یہ مکمل ہو گیا، اس ظرافت عنوان کو ہی انہوں نے کیا دی؟ کتابی شکل دی. کتابی شکل دی یعنی کہ اسے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا 1880 میں. اور جب یہ ظرافت مکمل ہوا اور کتابی شکل میں کھل کے سامنے آیا تو اس کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام رکھا گیا فسانہ آزاد. کیا ہے؟ فسانہ آزاد، جو کیا ہے اردو کا ناول بھی ہے، ٹھیک ہے. پہلے مضمون لکھا گیا ظرافت کے نام سے. ایگزام میں کوشچن آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ فسانہ آزاد کا قدیم نام کیا ہے یا پرانا نام کیا ہے؟ تو ظرافت ہے. ظرافت جو ہے وہ قسط وار شائع ہوا، جبکہ فسانہ آزاد جو ہے وہ پوری مکمل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آیا ابھر کے، ٹھیک ہے. فسانہ آزاد. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں نکلتا تھا؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہ اودھ اخبار میں نکلتا تھا. کتنے سال تک نکلا؟ 2 سال تک نکلا، یعنی کہ 1880 میں، ٹھیک ہے. 1880 میں. اس میں کیا خاص بات ہے، یہ کیوں ضروری ہے، وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیوں اہم ہے اور اس سے جو ہے وہ ایگزام میں کیا کیا سوال بنتے ہیں. اس پہ ہم لوگ الگ سے روشنی ڈالیں گے. تو اس کی جو ہے وہ پنڈت رتن ناتھ سرسار کی تھوڑی سی ادبی خدمات پہ روشنی ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا مضمون تو ہم نے پتہ چل گیا کہ کیا ہے، ظرافت ہے. لیکن ان کی وہ پہلی تصنیف جو سب سے پہلے شائع ہوئی
वो लिख लीजिएगा, और वो है शम्सुज़्ज़ुहा। शम्सुज़्ज़ुहा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये पंडित रतन नाथ शरशार की क्या है, पहली मसनवी, वो पहली तसनीफ है। पहली तसनीफ से मुराद होता है जो उन्होंने पहले लिखी हो, जो मुकम्मल हो गई हो। पहले लिखनी शुरू की थी ज़राफ़त, लेकिन वो मुकम्मल नहीं। मुकम्मल के लिए जो है वो इनको शम्सुज़्ज़ुहा है। ये क्या है, इनकी पहली तसनीफ है, पंडित रतन नाथ शरशार की। ठीक। इसके बाद दूसरा नोवेल आ जाता है जो हमने पढ़ा अभी, फसाना आजाद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, फसाना आजाद के बाद आमाल नामा रूस। आमाल नामा रूस, ये क्या है, ये इनकी एक तारीखी किताब है। रूस का आपको पता है कहाँ से ताल्लुक है, रशिया से है, तो इसमें रशिया की बात कही गई है। और ये इंग्लिश में किताब थी जिसका नाम था द द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रशिया। तो उसका उर्दू में तर्जुमा किया था अमाल नामा रूस के नाम से। इसके बाद जामे जामे शरशार, ये भी क्या है, इनकी किताब है। ये भी नॉवेल है जिसका इब्तिदाई नाम था फसानाए जरीद। ठीक है। और ये भी अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ, लेकिन बाद में। कब? 1897 में, 1897 में। जामे शरशार का कदीम नाम था फसानाए जदीद, जो है वो 18 ओ सॉरी 1897 नहीं, 1887 है। 1887, 1887 में जामे शरशार, और इसका कदीम नाम था फसानाए जरीद। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, सैर कौसार। सैर कौसार, ये भी क्या है, नॉवेल है। और ये भी जो है वो अवध अखबार में ही शाये हुआ, और इसका कदीम नाम था फसानाए लतीफ। ठीक। फसानाए लतीफ, और ये भी अवध अखबार में जो है वो किस्तवार शाये हुआ, सैर कौसार। कब हुआ? 1890 में, 1890 में। इसके बाद कामनी, क्या है, कामनी, ये कब लिखा गया? 1893 में। और इस पे जो है वो डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, खास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बच्चे। ठीक है। कामनी, ये हो गए इनके नॉवल रतन नाथ शरसार के। इसके अलावा इनका जो है वो एक नॉवेल का मजमुआ है। ठीक है। ये तो अलग अलग नॉवेल हो गए, लेकिन एक अलग से नॉवेल का मजमुआ। हम लोग पढ़ते हैं शायरी का मजमुआ, गजल का मजमुआ, लेकिन इनका जो है वो क्या है, नॉवेल का ही मजमुआ है, जिसमें कितने नॉवेल थे? उसमें नॉवेल थे 5। ठीक है, 5। अब वो जो नॉवेल का मजमुआ था उसका नाम रखा इन्होंने गम खुदाए सरशार। गम खुदाए सरशार, ये क्या था, नॉवेल का मजमुआ था। और इसी मजमुए में क्या थे, 5 उनके क्या थे, नॉवेल थे। जिसमें पहला था कड़म धड़म। कड़म धड़म। इसके बाद बिछड़ी दुल्हन। ठीक है। बिछड़ी दुल्हन, दुल्हन नहीं बिछड़ती है, गर्लफ्रेंड बिखर जाती है। ये गलत रखा इन्होंने, बिछड़ी दुल्हन से ज्यादा बिछड़ी गर्लफ्रेंड सही रहता। पर उस जमाने में कोई छोड़ता भी नहीं था ना, मसला तो ये है। उसमें तो एक बार जिसने पकड़ लिया हाथ, फिर तो ताउम्र तक जाना है, चाहे बूढ़ा हो जाए बूढ़ी हो जाए उसमें। तो इसलिए उन्होंने दुल्हन ही रखा, बिछड़ी दुल्हन। इसके बाद तूफान बेतमीज। तूफान बेतमीजी, तमीजी। इसके बाद पी कहाँ। पी कहाँ। और लास्ट लिख लीजिएगा, रंगीले सैयारे। रंगे सैयारे या सैयार। तो इस तरीके से क्या हुआ,
یہ ان کے ناولوں کا مجموعہ تھا جس میں کیا تھا، یہ 5 تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک مشہور ناول ہے جو موسٹ امپورٹینٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اور وہ ہے ان کا خدائی فوجدار. خدائی فوجدار ان کا کیا ہے، یہ ناول ہے جو 1894، اور یہ کیا ہے، یہ ترجمہ والا ناول ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، ترجمہ. اور یہ ان کا آخری ناول بھی ہے. یہ ان کا آخری ناول. پہلا ناول فسانہ آزاد ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ خدائی فوجدار ہے. اور ناول سے بھی زیادہ مشہور ہے اس کا کردار، جو پورے اردو ادب میں یا پورے اردو ناول میں سب سے مشہور ہے، اور وہ ہے کس کا کردار، کھوجی کا. ٹھیک ہے، کھوجی کا. پہلے بتایا جاتا ہے کہ کھوجی کا کردار کس میں شمار کیا گیا تھا، یہ کس میں شامل کیا گیا. تو کھوجی کا جو کردار ہے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا فسانہ آزاد میں، جو محمد حسین رتن ناتھ سرسار کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے. لیکن یہاں پر رتن ناتھ سرسار نے اسے ایک الگ سے ناول لکھا، خدائی فوجدار، اور اس کا مشہور کردار کس کو رکھا، کھوجی کو رکھا. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہے، اور ترجمہ کس کا ہے، انگریزی زبان میں ایک ناول ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے خدائی فوجدار. انگریزی میں نام تھا ڈان کیوٹے. ڈان کیوٹے. یہ انگلش کا ناول تھا، اس کو جو ہے وہ اردو میں کیا خدائی فوجدار کے نام سے رتن ناتھ سرشار نے. یہ کیا ہوئے، ان کی ادبی زندگی اور حالات زندگی ہوئی. فسانے ہاتھ سے ایک دو سوال آتا ہے، لیکن اس کا جو پلاٹ ہے یا اس کا جو قصہ در قصہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. اس سے کبھی سوال نہیں آتا، لیکن کردار سے آتا ہے. تو ایک دو کردار جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کر لیں گے کل کی کلاس میں. آج کی کلاس بس اتنی ہی ہے. کسی بچے کا کوئی سوال ہو یا کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے. ادر وائز آپ سے ملاقات ہوگی کل. ناول ہے بیٹا خدائی فوجدار، آخری ناول ہے. ڈپٹی نے رتن ناتھ سرشار کا آخری ناول ہے. پہلا ہے فسانہ آزاد، اور آخری ہے یہ والا خدائی فوجدار. چلیے پھر ملتے ہیں کل کی کلاس.